नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का जो पहला अध्याय है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के संरचनात्मक पहलू को स्पष्ट कीजिए। यानी कि भारतीय समाज की जो संरचना हुई है उसके मुख्य पहलू कौन कौन से हैं जिसके द्वारा समाज की रचना हुई है। तो इसका उत्तर है सामाजिक संरचना, यानी कि समाज की जो संरचना या जो उसका निर्माण हुआ है वह किसी समूह के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान, यानी कि जो स्थायी प्रतिमान है, जो स्वरूप है, अर्थात समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का संपूर्ण ताना बाना होता है। यानी कि सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए जो सभी व्यक्ति होते हैं, जो समूह से जुड़े हुए सारे समूह होते हैं, उनका ताना बाना होता है। इन संबंधों में सामाजिक क्रिया, भूमिका, परिस्थितियाँ, संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन तथा आदर्शात्मक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इन संबंधों में जो समाज के अंदर जो क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं की जो भूमिकाएं होती है वो, और परिस्थितियाँ, यानी समाज के साथ में जुड़ी हुई जो परिस्थितियाँ होती है, और होता है संचार व्यवस्था, यानी कि सूचनाओं को इधर से उधर पहुँचाने वाले जो माध्यम होते हैं वो, और श्रम विभाजन, यानी कि श्रम, व्यक्ति जो श्रम करता है उसके आधार तथा आदर्शात्मक व्यवस्था को सम्मिलित इसमें किया जाता है। सामाजिक संरचना को स्वरूप के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संरचना किसी व्यवस्था के स्थिर पक्ष को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि संरचना जो होती है वो किसी व्यवस्था को स्थिर बनाने में या उसको स्थिर व्यवस्थित करने में प्रतिबिंबित होती हैं। भारतीय समाज के संरचनात्मक पहलू को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि भारतीय समाज की जो संरचना हुई है उनको निम्न पहलुओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। यानी कि समाज की संरचना किन किन के माध्यम से हुई है वो इन बिंदुओं के आधार पर हम पढ़ेंगे। पहला होता है गांव। सबसे पहला मुख्य समाज की संरचना जो की शुरुआत होती है गांव से होती है। तो गांव की क्या विशेषता होती है कि भारतीय गांव भारतीय संरचना का आधारभूत अंग है। यानी कि भारतीय गांव जो है भारतीय समाज की संरचना करने का एक मुख्य अंग होता है। और गांव की विशेषता क्या है कि भारत कृषि प्रधान गांवों का देश है। यानी कि भारत के अंदर जो गांव है वो कृषि प्रधान गांवों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ गांवों की कुल संख्या है 6,40,867 है। भारत कृषि प्रधान गांवों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है गांवों की कुल जनसंख्या है 6,40,867 है। ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र हैं जहां कृषि की प्रधानता होती है। यानी कि ग्रामीण समुदाय जो होता है वो क्षेत्र वो जो होता है वहाँ पर कृषि मुख्य रूप से होती है। यहाँ प्राथमिक संबंधों की बहुलता पाई जाती है। यानी कि कच्चा माल जो होता है, प्राथमिक संबंध का मतलब होता है कि कच्चा माल का जो उत्पादन होता है वो भी गांव में से ही प्राप्त होता है। फिर स्तरीकरण में प्रत्येक जाति अपने स्तर को दूसरी जाति के तुलना में स्वीकार करती है। और गाँव की विशेषता क्या है कि स्तर जो होता है, निम्न स्तर और उच्च स्तर जो होता है वो जाति अपने को दूसरी जाति की तुलना में स्वीकार करती है। यानी कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर दूसरा है समाज का मुख्य अंग है दूसरा कस्बा। यानी कि कस्बा जो है वो भी एक समाज की संरचना करने का मुख्य आधार है। जनसंख्या, आकार, घनत्व आदि के आधार पर नगरीय बस्तियों को कई भागों में विभाजित किया जाता है, उन्हें कस्बा कहते हैं। यानी कि नगरों का जो छोटा रूप होता है उसे क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। कस्बा भी एक नगरीय क्षेत्र ही है। यानी कि कस्बा जो होता है वह भी नगर के क्षेत्र के समान ही होता है। कस्बा नगर की तुलना में छोटा होता है। यानी कि ये जो है कस्बे की विशेषता है कि कस्बा किसे कहते हैं। कस्बा के लिए जनसंख्या का घनत्व कम से कम 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। यानी कि जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम से कम प्रति वर्ग किलोमीटर में 40 व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। फिर आता है नगर। यानी कि नगर जो है वो भी समाज का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाता है। भारतीय नगर गांवों से अलग जीवन जीने का एक विशिष्ट संस्कृति का सूचक है। यानी कि नगर जो है वो गांवों से अलग या गांवों से अलग, कस्बों से अलग
एक जीवन यानी संस्कृति का सूचक है, यानी कि नगरों की एक अलग ही संस्कृति होती है। नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, यानी कि नगरों की जनसंख्या का घनत्व वहाँ पर अधिक होता है। भारत में 7,936 नगर है, यानी कि कुल नगर जो है भारत के वो है 7,936। नगरों में 31.16% जनसंख्या निवास करती है। फिर है नगरों में औपचारिकताओं का पालन अधिक किया जाता है, यानी कि नगरों की मुख्य विशेषता क्या है कि व्यक्ति औपचारिक रूप से यानी कि दिखावे के तौर पर एक दूसरे से व्यवहार रखते हैं। फिर है नगरों में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, यानी कि नगरों के अंदर जो कच्चा माल जो होता है उसका कच्चे माल का जो उत्पादन है उसका निर्माण होकर के एक पक्के माल के अंदर का परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर कल कारखाने और उद्योग धंधे जो है वो अधिक पाए जाते हैं, इसलिए यह द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। नगरों में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर कार्य के लिए यहाँ रोजगार की सुविधाएं पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। नगरों में लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि लोगों को काम का पारिश्रमिक या काम धंधे अधिक पाए जाते हैं, यानी नगरों में कल कारखाने होने से और अधिक उद्योग धंधे होने से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। तो ये जो थे ये नगर की विशेषता थी। इनके माध्यम से ही इन सभी के माध्यम से ही एक समाज की संरचना होती है। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। फिर है दूसरा प्रश्न। है भारतीय समाज के सांस्कृतिक पहलू कौन कौन से हैं, यानी कि सांस्कृतिक पहलू कौन कौन से हैं इसकी विवेचना कीजिए। तो भारतीय समाज के अंदर संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य कौन कौन से पहलू हैं। भारतीय समाज के सांस्कृतिक पहलुओं पर अनेक बिंदुओं के माध्यम से प्रकाश डाला जा सकता है। तो पहला है धर्म। भारत में अनेक धर्मों, भाषाओं व मतों को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले सदस्यों की संख्या यहाँ सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पर भारत के अंदर अनेक धर्मों और भाषाओं और अनेक मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, और यहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध व सिख धर्मों को मानने वाले सदस्यों की संख्या कम है। इसी कारण इन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम होती है, जिन धर्मों को मानने की संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्प का मतलब था कम और संख्यक का मतलब होता है संख्या। फिर दूसरा था विवाह। विवाह भारतीय समाज में परिवार की प्रमुख आधारशिला है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति 4 पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है, यानी कि विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए अपने अर्थोपार्जन करता है और काम के द्वारा यानी कि अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति वो करता है। हिंदू धर्म में विवाह को एक धार्मिक कृत्य या संस्कार माना गया है, यानी कि इसे भी एक संस्कार के रूप में माना गया है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति 5 जीवनों को पूरा कर सकता है। फिर आगे है नातेदारी। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंध जो रक्त, विवाह एवं दत्तकता पर आधारित होते हैं, यानी कि नातेदारी किसे कहते हैं, रिश्तेदारी। यानी कि ये रिश्तेदारी जो है ऐसे संबंध जो कि तो रक्त से संबंधित होते हैं या विवाह से संबंधित है, यानी कि शादी के बाद जो रिश्ते होते हैं वो विवाह के बाद के रिश्ते कहलाते हैं। एवं दत्तकता के आधार यानी कि किसी को गोद लेकर के जो रिश्ते बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दत्तकता के आधारित नातेदारी कहते हैं। नातेदारी व्यवस्था ही समाज में विवाह एवं परिवार के स्वरूप, वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण, आर्थिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन संबंधी व्यवस्था का निर्धारण एवं सृजन करती है। यानी कि ये जो रिश्तेदारी की जो व्यवस्था है वही समाज में विवाह एवं परिवार के यानी कि विवाह और परिवार का जो स्वरूप होता है वो उसको वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका पदाधिकारी कौन होगा, इसका निर्धारण या इसका निश्चय और उसके आर्थिक हितों की सुरक्षा
यानी कि समाज में रहने वाले लोगों के आर्थिक हितों की सुरक्षा, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन यानी कि सामाजिक दायित्वों का जो कर्तव्य है उसको पालन करना संबंधी व्यवस्था निर्धारण एवं सृजन करती है। यानी कि इसी के माध्यम से, इस नातेदारी के माध्यम से ही व्यक्ति इन सब का निर्वहन करता है। श्रीमती इरावी कर्वे, एस सी नैयर मदान, गफ, लुई ड्यूमा तथा मेकोफन आदि ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। फिर आता है परंपराएं। परंपरा का संबंध प्राचीनता से है। यानी कि परंपरा किसे कहते हैं कि प्राचीन समय से जो चली आ रही जो पद्धति है उसे क्या कहते हैं, परंपरा कहते हैं। यह भूतकाल और वर्तमान के मध्य एक कड़ी का कार्य करती है। यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल में जो अपने समाज की, अपने परिवार की जो परंपराएं हैं उसको जोड़ने का कार्य करती है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने परंपरा की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला है सामूहिक संपूर्णता, फिर है संस्तरण, फिर है परलोकवादी और फिर होता है निरंतरता। सामूहिक संपूर्णता का मतलब होता है कि समूह के अंदर रह करके अपनी परंपराओं का निर्वहन करना, और संस्तरण का मतलब होता है कि अपनी पीढ़ी के आधार पर उत्तरोत्तर वृद्धि, परंपराओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। परलोकवादी और होता है परलोक, यानी कि परलोक के अंदर जो परलोक को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो अपने नियम बनाए जाते हैं उसे परलोकवादी कहते हैं। और निरंतरता यानी कि परंपरावादी, जो परंपराएं चली आ रही है निरंतर रूप से जो परंपरा चलती है उसे कहते हैं निरंतरता। फिर आता है कर्म तथा पुनर्जन्म। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय समाज में व्यक्ति को नई दिशा प्रदान करता है, उसे समाज द्वारा निर्धारित दायित्व के निर्वहन के लिए प्रेरित करता है। यानी कि उसके समाज के प्रति क्या कर्तव्य है उसको निभाने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय समाज को सामाजिक संगठन की निरंतरता, स्थिरता तथा नियंत्रण की समस्या से मुक्त रखने में कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। यानी कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसके पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके आधार पर ही उसे समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और इसी के आधार पर व्यक्ति अपने कर्म अच्छे करता है। तो इस अवधारणा ने, यानी कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा या व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर उसे जीवन के सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इनका जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। यानी कि ये जो कर्म पुनर्जन्म की जो अवधारणा है इसका भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। फिर होता है पुरुषार्थ, यानी कि परिश्रम। पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य है। यानी कि मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, पुरुषार्थ या परिश्रम करना। इसका अभिप्राय होता है उद्यम तथा प्रयत्न करने से है, अर्थात अपने अभिष्टों को प्राप्त करने के लिए या अपनी इच्छा के फल को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना या परिश्रम करना पुरुषार्थ कहलाता है। 4 पुरुषार्थों का पालन करके, यानी कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। इससे व्यक्ति जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि इनके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को एक अच्छा लक्ष्य प्रदान कर सकता है। फिर आता है 7वां संस्कार। संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक परिष्कार की निमित्त की जाने वाली क्रिया है। यानी कि धर्म के आधार पर, यानी कि धर्म के द्वारा किए जाने वाली ये क्रिया है। भारतीय समाज में मानव जीवन का पूर्ण नियोजन है। सामाजिक जीवन पूर्णतः संतुलित, संयमित तथा व्यवस्थित हो, इसीलिए मनुष्य के जीवन को अवस्था अनुसार नियोजित किया